आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जनरल साइंस के इस दूसरे क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 2 अर्थात टॉपिक 2 बायोलॉजी के अंतर्गत क्लास करेंगे और बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे बायोलॉजी के उन पार्ट को जहां से बायोलॉजी की बुनियाद जुड़ी हुई है। आज हम लोग साइटोलॉजी के बारे में, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोशिका जीवन की इकाई है, किस तरीके से कोशिका के अंदर आर्गन ऑफ द सेल कोशिकांग कार्य करते हैं और उनसे किस तरीके से जीवन प्रभावित होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीन और इन सब की भूमिकाओं को भी आज की क्लास में देखेंगे ताकि बहुत कायदे से इन सभी चीजों को समझ सकें और एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को बहुत पर अच्छी पकड़ बना सकें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कोशिका किस तरीके से जीवन की आधारभूत इकाई है। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ये मान लीजिए कोई मनुष्य है, पूरे शरीर में ये बॉडी है। ऐसे सभी जीव का कोई न कोई शरीर होता है। हर जीव के शरीर का कोई न कोई आकार होता है। जैसे ही मैंने मनुष्य का एक फिगर लिया है, लेकिन इस पूरे बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोशिका की होती है, क्योंकि शरीर में जो कुछ भी होता है उसके लिए यहीं पर चेंज होता है। अर्थात शरीर में होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए कोशिका जिम्मेदार होती है। शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं सब के लिए कोशिका जिम्मेदार होती है, क्योंकि कोशिका के अंदर जब किसी भी गतिविधि के लिए निर्देश तैयार होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है, तभी बॉडी में कोई भी गतिविधि हो पाती है। आप जरा देखें, देखिए इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, आप सभी लोगों ने देखा था कि यूनिट ऑफ लाइफ, इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई कहा जाता है। जीवन की इकाई कहा जाता है। और कौन सी इकाई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये दोनों इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। इसीलिए कोशिका की बहुत बड़ी भूमिका है। बात समझ रहे हैं? तो अब यहीं से आज के क्लास की शुरुआत है। शरीर में कोई भी क्रिया होती है उसके लिए कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती। शरीर में होने वाली किसी भी क्रिया के लिए ये लाइन लिख लेंगे पहले, तब यहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए, शरीर में होने वाले किसी भी क्रिया के लिए, होने वाली किसी भी क्रिया के लिए कोशिका में होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती। कोशिका में होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। तो शरीर में होने वाली किसी भी क्रिया के लिए कोशिका में होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। इसीलिए कोशिका को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। बेसिकली कोशिका जीवन की कार्यात्मक इकाई है। संरचना तो कोशिका से भी छोटी है। जैसे कोशिका के अंदर ही नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, आरएनए होता है, उसके अंदर जीन होता है। लेकिन फंक्शनल यूनिट पूरी तरीके से कोशिका ही है, क्योंकि कोशिका सभी प्रकार की क्रियाओं को संपादित करती है और सब चीजों का संपादन यहीं से होता है।
तो इसलिए आज का टॉपिक रहेगा कोशिका का अध्ययन, अर्थात सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन अर्थात, और कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है साइटोलॉजी। इसी को कहा जाता है कोशिका विज्ञान। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। एक बार इसको नोट कर लें, फिर हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कोशिका का अध्ययन होता है, उसी को साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहा जाता है। उसी को कोशिका विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कार्क के टुकड़े में, एक लकड़ी होती है कार्क, एक पेड़ होता है कार्क, आप सभी लोग जानते होंगे, सेक्शन ऑफ कार्क। कार्क के टुकड़े में पहली बार कोशिका को देखा। ये सेक्शन ऑफ कॉर्क, ये सेक्शन ऑफ कॉर्क, कॉर्क के टुकड़े में सबसे पहले इनके द्वारा कोशिका को देखा गया। कार्क के टुकड़े में रॉबर्ट हुक, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा 1665 में कार्क के टुकड़े में पहली बार कोशिका को देखा गया। पहली बार कोशिका को देखा गया, इसीलिए इन्हें कोशिका की डिस्कवरी के लिए जाना जाता, कि कोशिका की खोज इन्होंने की। लेकिन आप देख रहे होंगे, इन्होंने वनस्पति में कोशिका की खोज की, अर्थात प्लांट में कोशिका की खोज की। एनिमल में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा नहीं किया गया है। रॉबर्ट हुक ने, हाँ, आज से सेल का पार्ट शुरू हो रहा है। आज दूसरी क्लास है। आज हम लोगों की बायोलॉजी की एक दूसरी क्लास है। पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, कल पहली क्लास, आज दूसरी क्लास, और यहीं से आगे बढ़ रहे। कॉर्क एक लकड़ी होता है, जैसे टीक है, सागौन है, जैसे सागौन है, सखुआ है, आम है, महुआ है, इसी तरीके से कार्क जानते हैं, कार्क, ओक, जूनिपर, पाइन, सिडार, ये सब पौधे बहुत फेमस है। यूरोप में कार्क लकड़ी का एक प्रकार है, जैसे शीशम, महुआ, ये सब होता है। कार्क माने कार्क है कि नहीं? अब देखिए, ध्यान से सुनेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने, देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की, लेकिन इन्होंने लकड़ी के टुकड़े में किया, प्लांट के। इन्होंने लकड़ी के टुकड़े में, और ये कौन सी लकड़ी थी? कार्क लकड़ी थी, कार्क लकड़ी। और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के थे, इन्होंने कार्क लकड़ी के टुकड़े में कोशिका की खोज की थी।
इन्होंने लकड़ी में खोजा। लकड़ी जो वनस्पति की कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं, और दूसरे जो व्यवस्थित माइक्रोस्कोप आया वो 1674 में आया। अपने स्तर पर लेंस के माध्यम से, अपने स्तर पर जो है, बहुत सारे लोग पहले तो माइक्रोस्कोप की खोज हुई है 1764 में, 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा। लेकिन लकड़ी में तो आंख से भी दिखता है कोशिका, लकड़ी की कोशिकाएं तो आंख से भी दिखती हैं, नंगी आंख से भी दिखती हैं। लेकिन लेंस वगैरह का प्रयोग पहले से चलन में था, लेकिन सूक्ष्मदर्शी बना करके देखना ये तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक से है। तो पहले एक चीज ध्यान रखें कि देखिए, इन्होंने देखा और इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखा। देखिए, ये ऐसा था लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा था, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा था, और इसमें इन्होंने देखा कि ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना, इन्होंने ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी। ये लकड़ी है, इन्होंने इसको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी। मधुमक्खी की छत्ती, मधुमक्खी के छत्ती जैसी संरचना देखी। इसी को इन्होंने, ये देखिए छोटी छोटी संरचना देखी, ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है, इसी को उन्होंने कहा लिटिल रूम। लिटिल रूम, छोटा छोटा जानते कमरा है, लिटिल रूम, और लिटिल रूम को ही सेल कहा गया। छोटा कमरा, ये छोटा कमरा, इसी छोटा कमरा को ही कोसा या कोशिका कहा गया। हिंदी में कोशा या कोशिका कहा जाता है। इन्होंने लकड़ी के टुकड़े में इसको देखा था। हाँ, ये डेड सेल था, ये कटी हुई लकड़ी थी, ये लकड़ी के टुकड़े में ये डेड सेल था, ये डेड सेल था, ये मृत कोशिका थी। तो पहली बार जो कोशिका की खोज हुई वो लकड़ी के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना इनको दिखाई पड़ी, और इसी को इन्होंने लिटिल रूम कहा और सेल नाम दिया। हाँ बिल्कुल। तो पहली बार जानते डेड, डेड सेल में, नहीं, निर्जीव में सेल नहीं होते, लेकिन अगर सजीव मर जाएगा, जैसे मनुष्य डेड हो गया तो कोशिका तो रहेगी ना। पेड़ पौधे तो सजीव थे, और जब वो डेड हो जाएंगे, निर्जीव में कोशिका नहीं होती। देखिए, ये जो सजीव होता है, जो सजीव होता है, जो लाइफ है, इसी में कोशिका होती है। कोशिका जानते, इसी में कोशिका होती। जो निर्जीव होता है इसमें कोशिका नहीं होती, क्रिस्टल होते। ये नॉन लाइफ है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्रिस्टल होते, इसमें रवे होते हैं, निर्जीव में नहीं होती कोशिका। लेकिन अगर कोई जीव डेड हो जाएगा तो उसमें तो कोशिका रहेगी ही ना। जैसे लकड़ी है, जैसे पेड़ पौधा है, वो तो सजीव है। डेड हो जाएगा तो कोशिकाएं तो रहेंगी, सूख जाती हैं कोशिकाएं। मनुष्य है, डेड हो जाएगा, मनुष्य के अंग इसीलिए काम करते हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है, सुनते चलेंगे। तो देखिए, ये जो है, ध्यान से सुनेंगे। पहली बार लकड़ी के टुकड़े में, पहली बार लकड़ी के टुकड़े में देखिए कोशिका की खोज हुई। लकड़ी के टुकड़े में कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। लकड़ी के टुकड़े में कोशिका की खोज किया था, और ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना इनको दिखी, और इसी को इन्होंने बात समझ रहे हैं। देखिए, कोशिका तो फिर भी नष्ट हो जाती है कुछ दिनों के बाद, लेकिन डीएनए कभी नष्ट नहीं होता। डीएनए को आप किसी किसी लकड़ी को जला दीजिए, किसी जीव को जला दीजिए, उसकी राख में उसका डीएनए जानते हैं जांचा जा सकता, बताया जा सकता कौन सा व्यक्ति था। बात समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान दे, देखिए,
ये यहां पर मैं बना रहा हूं, देखिए सेल, कोशिका, और इसकी खोज, डिस्कवरी, कोशिका की खोज। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन इन्होंने वनस्पति में, डेड सेल में किया था। रॉबर्ट हुक 1665 में लकड़ी के टुकड़े में, लकड़ी के टुकड़े में, कार्क के टुकड़े में, कार्क के टुकड़े में, जो कि डेड सेल था, डेड प्लांट सेल था, डेड प्लांट सेल, मृत पादप कोशिका, मृत पादप कोशिका थी। इसमें इन्होंने कोशिका की खोज की। जीवित जीव में कोशिका की खोज ये एंटोनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई। एंटोनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई, और ये 1674 में की गई। और इन्होंने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पहली बार कोशिका की खोज की और नाम दिया बैक्टीरियम। इसको नाम दिया बैक्टीरियम। तो देखिए, ये जीव में कोशिका की खोज, अर्थात जंतु में, इसको सामान्यतः तब जंतु माना गया था। अब देखिए, यहां जंतु में कोशिका की खोज इसे माना गया था, जंतु में कोशिका की खोज। ये तो पौधों में कोशिका की खोज, और वो भी डेड में था, ये लिविंग बीइंग था। फिजा खान, क्लास नहीं रुक रही, बार बार आप देख लें, आपके ये पास नेट की कमी होगी, तो आप रिफ्रेश कर लीजिए। अगर क्लास बार बार रुकती तो बहुत सारे लोग लिखते, और यहां भी हमारे पास भी 2-3 लोग देख रहे होते हैं। तो क्लास नहीं रुक रही है, क्लास आपके नेट की कमी होगी, या तो रिफ्रेश कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नोट कर लें। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो लकड़ी के टुकड़े में की थी। और यहां देखिए, जीव में पहली बार, जीवित जीव में पहली बार, जीवित जीव में कोशिका की खोज एंटनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई। जीवित जीव में कोशिका की खोज एंटनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई। तो क्या इतनी बात आप सभी लोग समझ पाए? इतनी बात सबको समझ में आई कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने तो किया था, लेकिन डेड प्लांट में किया था, मृत पादप में किया था। लेकिन जीवित जीव में पहली बार कोशिका की खोज एंटनी वान ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई थी। देखिए, जीवित जीव में कोशिका की खोज, जीवित जीव में कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई 1674 में। और किसमें की गई? बैक्टीरिया में की गई, बैक्टीरिया में की गई, जिसका शुरू में नाम बैक्टीरियम रखा गया था। ये बैक्टीरिया में की गई और शुरू में नाम इसका बैक्टीरियम रखा गया था। वेरी गुड, आप सभी लोग समझ रहे हैं। बहुत अच्छा।
अब कुछ छोटी छोटी बात जानते हैं जो कोशिकाओं से जुड़ी हुई है, पहले उसको लिख लिया जाए। जब थोड़ा सा आप एक दो क्लास पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट बनेगा, और कोई भी चीज बोलने पर आप उसको बहुत आसानी से समझेंगे। अब कुछ बेसिक फैक्ट वाली चीजें हैं, देखिए लिख लें, ध्यान से सुनिए। देखिए एक कोशिका है, तो यहां पे मनुष्य में और जंतु में अब देखिए, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, तो पहले स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका आप सभी लोग जानते हैं कौन होती है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, लेकिन स्पर्म चूंकि महिलाओं में नहीं पाया जाता। देखिए स्पर्म, शुक्राणु, ये सबसे छोटी कोशिका होती है, 5 से 7 माइक्रोन मीटर का आकार होता है इसका। तो सबसे छोटी कोशिका तो यही होती है, लेकिन चूंकि स्पर्म महिलाओं में नहीं पाई जाती, इसलिए आरबीसी को माना जाता है, क्योंकि आरबीसी महिलाओं पुरुषों दोनों में पाई जाती। तो आरबीसी का साइज आप देखेंगे, आरबीसी का अगर आप साइज देखें तो 6 से 8 माइक्रोन मीटर है। ये देखिए, तो जैसा प्रश्न दिया हो, अगर मान लीजिए वैसे दिया हो कि सबसे छोटी कोशिका दोनों ऑप्शन में हो, तब तो आप स्पर्म कहेंगे, नहीं तो जानते आरबीसी है, थोड़ा सा बड़ी है आरबीसी। और लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। ये जानते हैं 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक होती। देखिए ये मस्तिष्क में सारा जो मस्तिष्क का विकास किससे हुआ, न्यूरॉन से। और ये स्पाइनल कार्ड, तो ये मीटर तक, तो 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक, ये सबसे बड़ी कोशिका होती। 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक, 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक। और जंतु में अगर आप देखेंगे, सबसे छोटी और बड़ी कोशिका, तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, तो ये माइकोप्लाज्मा की होती है। जीवाणु होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। 0.2 माइक्रोमीटर से 0.6 माइक्रोमीटर, तो देखिए ये साइज होता है। और सबसे लार्जेस्ट, आप सभी लोग जानते हैं, ये सारी चीजें जो मैं अभी लिख रहा हूं ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे सारा चीज पढ़ाना है, A to Z पढ़ाना है। सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका आप जानते हैं ऑस्ट्रिच यज्ञ की होती है। ऑस्ट्रिच यज्ञ, अभी अलग अगले पेज पर लिख देते हैं, ये शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच यज्ञ की होती है। तो देखिए पहले ये मनुष्य वाली चीज को यहां क्लियर कर लें। देखिए मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म की, लेकिन स्पर्म चूंकि महिलाओं में नहीं पाया जाता, इसलिए आरबीसी को सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है, और साइज 1 मिलीमीटर से देख रहे हैं आप 1 मीटर। और ऐसे जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका ये माइकोप्लाज्मा की होती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं, लंबा नहीं, लार्जेस्ट माने बड़ा, लंबा नहीं। ये देखिए मैंने लार्जेस्ट लिखा है, लार्जेस्ट माने बड़ा होता, लंबा नहीं। लॉन्गेस्ट माने लंबा होता है। आयुष कुमार, तो देखिए अगर जंतु में देखें
जंतु में, एनिमल में, तो स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका। तो देखिए ये माइकोप्लाज्मा की होती है, यहां और क्लियर आपको दिखेगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, और ये होती है 0.2 माइक्रोमीटर से 0.6 माइक्रोमीटर। और सबसे लार्जेस्ट होती ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और आप जानते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है ये 10x7 सेंटीमीटर की होती है, ये साइज होता, सोचिए कितना बड़ा है। लॉन्गेस्ट नहीं आयुष, लार्जेस्ट। लंबा तो हम बताने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे थे, बाकी न्यूरॉन एक पूरा तंत्र होता है। लंबा तो तब कहेंगे जब कोई लीनियर हो, जब कोई लीनियर डेवलपमेंट हो तब लॉन्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां पर एरिया ऑक्युपाई करता है वहां पर आप लॉन्गेस्ट नहीं बल्कि लार्जेस्ट वर्ड का यूज करेंगे। ये जो मैंने लिख दिया ये फाइनल है। तो आप यहां से देखिए ये जंतुओं में, ये जंतु में है, और ये माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु होता है, और आस्ट्रिस ये शुतुरमुर्ग जानते हैं एक पक्षी होती है, ये जीवाणु है, ये जीवाणु होता है, जीवाणु होता है, और ये पक्षी होती, यह पक्षी होती है। सोहम सतीश, ओमेन में बड़ी कोशिका, अरे भाई महिला कोई, महिला भी तो मनुष्य है, महिला में भी सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन ही होगी। बात समझ रहे हैं? ओमेन में खाली छोटी कोशिका का अंतर है, बड़ी कोशिका तो न्यूरॉन ही होगी। बात समझ रहे हैं? चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, देखिए स्त्री या पुरुष, लार्जेस्ट सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन है, लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन है। केवल जानते स्मॉलेस्ट सेल में अंतर है, इसीलिए तो इसमें आरबीसी कहा गया। ये भी स्त्री और पुरुष, लेकिन जो पुरुष का स्पर्म है इससे भी छोटा होता है। देखिए ये अगर आप देखेंगे ये 6 माइक्रोमीटर से लेकर के 8 माइक्रोमीटर है, स्पर्म थोड़ा सा इससे और छोटा है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये तो आप देख लेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा बता दिया जाएगा। प्रिंस कुमार, डायनासोर कहां पे है? डायनासोर तो एक काल्पनिक जीव है जिसके अवशेष पाए गए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से प्रूव्ड नहीं है ना, उस पर तो स्टडी चल रही है। तो जो चीजें हैं उसके अंदर बताई जाती है।
क्या नहीं समझ पा रहे हैं सब लोग? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात। सब लोग समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन उतना उलझे हुए नहीं होते जितना आप लोग उलझ जाते हैं। क्वेश्चन में ये सीधे जानते हैं, या तो दोनों ऑप्शन होगा तो आप स्पर्म को कह देंगे छोटी कोशिका में, और जो है बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आ जाता है। क्या ऐसा कोई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सामान्य चीज है। अब जरा ध्यान से सुने, अभी तो सामान्य चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ये कोशिका है, कोशिका किसी भी आकार की हो सकती है। देखिए कोशिका किसी भी आकार की हो सकती है, ध्यान से सुने। कोशिका किसी भी आकार की, अगर कोशिका विकसित होगी तो उसमें नाभिक भी होगा ऐसे। और ये देखिए बाहर कोशिका, ये सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर कोशिका विकसित होगी तो, अब देखिए अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात की जाए, ध्यान से सुनेंगे, तो आप देखिए ये सेल मेम्ब्रेन, अगर कोशिका विकसित होगी तब, अभी मैं बात कर रहा हूं मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये बाहर का इन्वेलप है, ये बाहर का इन्वेलप। और ये देखिए इसके अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है, इसमें अमीनो एसिड होता है, ये कोशिका द्रव्य है। और ये इसके अंदर आप देखिए ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है। लेकिन ऐसा तब होता है जब कोशिका विकसित होती है, ध्यान से सुने, ऐसा तब होता है जब कोशिका विकसित हो। अगर कोशिका विकसित नहीं है तो इतना स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। ये तो जानते, विकसित कोशिका में, विकसित कोशिका की संरचना बना लें इसको, ये विकसित कोशिका की संरचना है, अभी बात करेंगे पूरी। स्पर्म विपिन सा फीमेल में नहीं पाए जाते, सिर्फ मेल में पाए जाते। इसीलिए कोशिका को डेवलपमेंट के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। देखिए सेल को, कोशिका को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है विकास के आधार पर। बाकी कोशिका का बहुत डिवीजन है, आगे पढ़ाएंगे आपको। देखिए एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक, 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 और ये देखिए प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, और देखिए ये यू कैरियोटिक। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, इसमें देखिए इस शब्दों का अर्थ समझे। देखिए प्रो माने होता अपसेंट और कैरियोटिक मीन्स होता न्यूक्लियस। प्रो माने होता है अपसेंट, अनुपस्थित, प्रो माने होता है अपसेंट, अनुपस्थित, और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, नाभिक। इसका मतलब जिसमें नाभिक अनुपस्थित होता है, जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आकेंद्रकी। हिंदी में कहा जाता है आकेंद्रकी, जिसमें केंद्रक नहीं, आकेंद्रकी, जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता।
जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता। जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। और यहां पर आप देखें, यू मीन्स होता है प्रेजेंट, यू मीन्स होता है प्रेजेंट, उपस्थित, इसका मतलब होता है उपस्थित। और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, नाभिक, अर्थात जिसमें नाभिक उपस्थित होता है, जिसमें नाभिक पाया जाता है। जिसमें नाभिक पाया जाता है उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक, जिसका नाभिक विकसित होता है। और जिसमें नाभिक पाया ही नहीं जाता, क्योंकि प्रो माने होता एब्सेंट, जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता, जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है, जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। तो जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक है, और जिसमें नाभिक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक है। ध्यान से देखें, अब देखें, कोशिका, तो दो प्रकार की कोशिका हुई, एक प्रोकैरियोटिक, एक हुई प्रोकैरियोटिक। प्रो माने एब्सेंट, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल, इसको कहा जाता है आकेंद्रकी कोशिका, जिसमें केंद्रक नहीं, आकेंद्रकी कोशिका, जिसमें केंद्रक नहीं। और ये देखिए यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, सुकेंद्रकी कोशिका, सुकेंद्रकी कोशिका। तो जिसमें केंद्रक नहीं है, जिसमें केंद्रक नहीं है, अर्थात अधूरी विकसित कोशिका, अर्थात जिन कोशिका का विकास नहीं हुआ है, अर्थात ऐसी कोशिका, अर्थात ऐसी कोशिका, ऐसी कोशिका जिसका विकास नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सिंह। विपिन शाह, एक ही क्वेश्चन पर आप पड़े हुए हैं कि फीमेल की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होगी। फीमेल भी तो मनुष्य है, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है, और पुरुषों में उससे भी छोटी स्पर्म है। समझने का प्रयास करें, अर्थात ऐसी कोशिका जिसका विकास नहीं हुआ है, जिसका विकास नहीं हुआ है, ऐसी कोशिका जिसका विकास नहीं हुआ है, और जिसका विकास हो जाता है
और देखिए जिसका विकास हो गया है, जिसमें केंद्रक है, जिसमें केंद्रक है, अर्थात ऐसी कोशिका जिसका विकास हो गया है, ऐसी कोशिका जिसका विकास हो गया है और जिसका विकास हो जाएगा उसमें नाभिक पाया जाएगा। चंदन चौधरी अभी कोई सवाल ना पूछे, है कि नहीं? ये सब चीजें मैं सब समझाऊंगा। अभी केवल बस पढ़ने पर ध्यान दें, थोड़ा मैं एक दो क्लास और आगे बढ़ा ले जाऊं तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये कोशिका पूरी तरीके से विकसित है, क्योंकि विकसित है तभी देखिए इसमें नाभिक है और पूरी व्यवस्था है। बात समझ रहे हैं? देखिए बायोलॉजी सबसे आसान पार्ट है। बायोलॉजी, बायोलॉजी जानते, फैक्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। बायोलॉजी जो है रसायन का ही फैक्ट्री कहा जाता है। जिसकी केमिस्ट्री पे पकड़ होती है उसकी बायोलॉजी पे बहुत आसान पकड़ हो जाती है। क्योंकि हम लोग साइंस के विद्यार्थी रहे, बहुत वर्षों तक आईआईटीज में भी पढ़ाया, जिसके नाते साइंस हम लोगों के मूल में है। और इस नाते बायोलॉजी आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री का बहुत अधिक उपयोग है। तो इस नाते आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब जरा ध्यान से सुने। अब हम लोगों ने ये समझा, अब देखिए इसी, ध्यान से सुनेंगे, इसी सेल के अंदर, इसी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन उन्हीं कोशिकाओं में होगा जो यूकैरियोटिक होंगी। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर ही जीन होता है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, पहले नीचे आकर के पूरी बात समझेंगे तो फिर दोबारा आएंगे। देखिए ये कोशिका के अंदर ही नाभिक होता है, लेकिन उन्हीं कोशिकाओं में नाभिक पाया जाता है जो यूकैरियोटिक होती। ये यूकैरियोटिक सेल में, ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं सुकेंद्रकी, सुकेंद्रकी कोशिका में। देखिए ये सुकेंद्रकी कोशिका में पाई जाती। बात समझ रहे हैं? तो उन्हीं कोशिकाओं में नाभिक पाया जाता है जिनमें केंद्रक पाया जाता है, जिनमें केंद्र पूरा विकसित कोशिका होती है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये तो आपको बात पता चल गई कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, सबसे पहले वनस्पति में रॉबर्ट हुक ने, और इनका नाम बहुत फेमस हो गया क्योंकि इन्होंने बहुत सारा इस पर अध्ययन प्रस्तुत किया। इन्होंने ही कोशिका की खोज की। बात समझ रहे हैं? अच्छा, लेकिन कोशिका की पूरी व्यवस्था को, कोशिका की पूरी व्यवस्था को संभालता कौन है? न्यूक्लियस। इसीलिए कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। तो थोड़ा इस पर आ लिया जाए। देखिए इसी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। ये रॉबर्ट ब्राउन ने की नाभिक की खोज। नाभिक की बड़ी मजबूत भूमिका है, बड़ी बेहतरीन भूमिका है। ये नाभिक जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। देखिए यही जो नाभिक है इसको सेल मैनेजर कहा जाता है, कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका प्रबंधक कैसे है? प्रबंधक की बात अभी थोड़ा और पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। सारी चीज मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा, आपका कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। इसको कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है, सेल कंट्रोलर भी कहा जाता है। सेल कंट्रोलर, कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है। कोशिका नियंत्रक, कोशिका नियंत्रक भी कहा जाता है, और कंट्रोलर रूम ऑफ सेल भी कहा जाता है। कई नामों से जाना जाता है, कंट्रोलर, रूम ऑफ सेल, रूम ऑफ सेल।
कोशिका का नियंत्रक नियंत्रक कक्ष कई नामों से जाना जाता है। कोशिका का नियंत्रक कक्ष भी कहा जाता है। देखिए, इसको सेल मैनेजर भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को सेल कंट्रोलर भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को कंट्रोलर रूम ऑफ सेल भी कहा जाता है। इन अनेक नामों से जाना जाता है क्योंकि नाभिक ही कोशिका के कार्यों का प्रबंधन करता है। नाभिक कोशिका के कार्यों का प्रबंधन करता है। अर्थात कोशिका के अंदर जो कुछ भी होता है उसके लिए निर्देश नाभिक के अंदर से आता है। अब बात बहुत दूर तक जाएगी, समझना है कि आखिर नाभिक के अंदर कौन निर्देश दे रहा है, भाई कौन कंट्रोल कर रहा है। देखने में लग रहा है कि कोशिका के अंदर सारा काम हो रहा है। आपने पढ़ा होगा कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो ऊर्जा का घर है, जहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोशिका के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, जिसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, तारक का है, जहां पर सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका के अंदर गाल्जी बॉडी पाई जाती, गाल्जी का है, जो प्रोटीन की पैकिंग करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। और कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, जिसे कोशिका का सुरक्षा गार्ड कहा जाता है, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आखिर इन सबको निर्देश कौन देता है? इनको निर्देश नाभिक के अंदर से आता है, इनको नाभिक से निर्देश जाता, लेकिन नाभिक को कौन निर्देश देता है, सारी बात पकड़नी पड़ेगी, तभी बायोलॉजी की पूरी गुत्थी आपके हाथ में आ पाएगी। लेकिन यहां आपने लिख लिया कि नाभिक कोशिका के कार्यों का प्रबंधन करता है। नाभिक कोशिका के कार्यों का प्रबंधन करता है। इस बात को थोड़ा और सीधा लिख लिया जाए, इस बात को थोड़ा सा और सीधा लिख लिया जाए। अब जरा ध्यान से सुने। देखिए, कोशिका को यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, जीवन, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज्यादा उचित बोलना है तो ऐसे बोलें, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की कार्यात्मक इकाई। अर्थात हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है, हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है, सब कोशिका में होता है, सब कोशिका में होता है। तो कोशिका को इसीलिए क्या कहा जाता है? जीवन की कार्यात्मक इकाई, जीवन की कार्यात्मक इकाई। इसका मतलब मनुष्य के शरीर में जो कुछ भी होता है उसके लिए कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, इवन आप बीमार पड़ गए, कोई अंग खराब हो गया, मनुष्य के शरीर में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, उसके लिए कोशिका में होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। उसके लिए कोशिका में होने वाली, उसके लिए कोशिका में होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। उसके लिए कोशिका में होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। उसके लिए कोशिका में होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। लेकिन कोशिका को तो कोई दूसरा मैनेज कर रहा है। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो कुछ भी होता है उसके लिए कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया जिम्मेदार होती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। लेकिन कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया को निर्देश नाभिक के अंदर से जाता है। देखिए, बात यहां फंस रही है। कोशिका के अंदर, कोशिका के अंतर्गत होने वाली क्रिया के लिए, कोशिका के अंतर्गत होने वाली क्रिया के लिए निर्देश, कोशिका के अंतर्गत होने वाली क्रिया के लिए निर्देश नाभिक के अंदर से जाता, निर्देश नाभिक के अंदर से जाता है।
नाभिक के अंदर से जाता है, लेकिन ये देखिए नाभिक के अंदर से निर्देश जा रहा है, नाभिक के अंदर से निर्देश जाता है। इसीलिए नाभिक को, क्योंकि निर्देश यहां से जाता है, फंक्शन भले कोशिका में होता है, जिसके नाते कोशिका को इतना सम्मान अर्जित हो गया है कि शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है सब कोशिका में होता है, लेकिन कोशिका में निर्देश तो नाभिक से जाता है। और इसीलिए नाभिक को क्या कहा जाता है? कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है, कोशिका का प्रबंधन कर रहा है। लेकिन नाभिक को निर्देश कहां से आ रहा है? तो जरा जड़ पे पहुंचा जाए, उस जड़ तक जाया जाए। जरा ध्यान से सुने, जड़ देखिए यहां पर है, जड़ यहां पर है कि कोशिका के अंदर देखिए, ध्यान से सुनेंगे, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर देखिए ये नाभिक है, ये पूरा नाभिक दिख रहा होगा। नाभिक के अंदर देखिए ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर देखिए ये डीएनए आपको दिख रहा है, ये डीएनए दिख रहा है। और डीएनए का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसमें आनुवांशिक गुण निहित होता है उसे जीन कहा जाता है। इसका मतलब बात यहां तक जा रही है। अब सारी चीज के लिए डीएनए जिम्मेदार होता है। अगर इस बात को समझ गए तो समझिए पूरे बायोलॉजी को समझाना आसान हो जाएगा, तो पूरी केमिस्ट्री ही इसकी समझ जाएंगे आप। अब पूरी व्यवस्था को समझ लिया जाए तो पूरी बात समझना आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से ये जो नाभिक देखिए, कोशिका में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए देखिए नाभिक की व्यवस्था है, ये नाभिक की पूरी व्यवस्था है। और नाभिक के अंदर देखिए ये क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम के अंदर देखिए ये डीएनए होता है, ये डीएनए है। और इसी डीएनए का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसे जीन, इसका मतलब पहले मैं नीचे से आऊं और एक बार सारी बात को समझा दूं तो आप तुरंत पकड़ने लगेंगे, तब आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो पहले मैं नीचे आकर के थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि आप पूरी बात को पहले नीचे से समझ जाएं। अब ध्यान से सुनेंगे, देखिए ये कोशिका है, ये कोई भी आकार, और ये नाभिक है। देखिए ये कोशिका है और ये इसके अंदर नाभिक है, ये न्यूक्लियस है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, इसी न्यूक्लियस के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना दूं तो देखिए नाभिक को मैं इधर बना दे रहा हूं, ये नाभिक है। अब नाभिक के अंदर ये वाले पार्ट को मैंने यहां जूम करके बनाया। अब इस नाभिक के अंदर देखिए क्रोमेटिक नेटवर्क है, नाभिक के अंदर देखिए क्रोमेटिक नेटवर्क है, ये क्रोमेटिक नेटवर्क है, क्रोमेटिक जाल है। और इसी क्रोमेटिक नेटवर्क में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। अब बात अगर हम लोग नीचे पकड़ लें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी कैसे कोशिका मैनेज हो रही है, और उस मैनेजमेंट की पूरी भूमिका किसने जानते हैं बनाई है। अर्थात सेल से लेकर डीएनए और क्रोमोसोम, जीन से लेकर डीएनए और डीएनए से क्रोमोसोम। अर्थात पहले इस पार्ट की स्टडी कर लिया जाए, पहले स्टडी कर लिया जाए क्रोमोसोम, डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। पहले इतनी स्टडी हो जाए तो अच्छा, डीएनए आरएनए को निर्देश देता है इसलिए आरएनए, अगर इतनी स्टडी हो जाए तो काम बन जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम्स की खोज किसने की है? वाल्टेयर ने क्रोमोसोम की खोज की। और डीएनए आरएनए की खोज किया है फ्रेडरिक मिसेर के द्वारा खोज की गई। और जीन की खोज जोहानसन ने की, ये खोज जोहानसन के द्वारा की गई है, ये खोज करता है। देखिए डीएनए और आरएनए दोनों की खोज जो है फ्रेडरिक मिसेर ने किया था।
ये खोज इन्होंने किया था 1868 में। लेकिन बाद में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बनाया। ये वाटसन और क्रिक ने इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, इनके द्वारा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बनाया गया। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल अभी दिखाते हैं आपको। हेलिकल मॉडल, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये 1962 में तो नोबेल प्राइज दिया गया। डबल हेलिकल मॉडल। अब बात जानते डीएनए, आरएनए और इन सब की समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले पहले 15 मिनट डीएनए पर दिया जाए, ताकि डीएनए की एक अच्छी पकड़, डीएनए आरएनए पर अगर आपकी समझ हो गई, जीन पर, तब समझिए हम लोगों को पढ़ना पूरा कोशिका और न्यूक्लियस के बारे में आसान। तब आप साइटोलॉजी और कैरियोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और नाभिक के अध्ययन को कैरियोलॉजी, ये दोनों समझ में आ जाएगा। अर्थात ये दोनों देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिक का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिक का अध्ययन किया जाता है उसे कैरियोलॉजी कहा जाता है, उसे कैरोलॉजी कहा जाता है, नाभिक विज्ञान। या इसी को कैरोलॉजी। ये पूरी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और देखिए, खोज 1665 रॉबर्ट हुक और 1831 रॉबर्ट ब्राउन। अब ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है, कार्यात्मक संरचनात्मक, और ये उसी का प्रबंधन करने वाला मैनेजर, ये कोशिका का मैनेजर। ये मैनेजर और जो इकाई दोनों को समझना है। तब सारी बात समझ में आ जाएगी। अब आ जाते हैं, पहले चीजों को बहुत बेसिक स्तर पर समझते हैं। पहले दो चीज समझे आप। देखिए, ये डीएनए एक मॉलिक्यूल, ये डीएनए, फिर आरएनए समझेंगे। देखिए, इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज, बड़ा खूबसूरत नाम है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी, अभी समझ जाएंगे पूरा, पहले लिखते जाएंगे। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसका नाम है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एटीन 1868 में, 1868 में फ्रेडरिक मिसेर ने इसको खोजा था। फ्रेडरिक मिसेर, फ्रेडरिक, इन्होंने ही आरएनए की खोज भी की थी, फ्रेडरिक मिसेर द्वारा खोज। लेकिन ज्यादा पॉपुलर हुआ जब वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया। उसी मॉडल के बाद ये फेमस ज्यादा हो गया। अब जरा ध्यान देंगे, बात डीएनए के बारे में 15 मिनट की जाएगी।
देखिए डीएनए, ध्यान से सुनेंगे, डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ध्यान से सुनेंगे, डीएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, अर्थात न्यूक्लियोटाइड का समूह है। न्यूक्लियोटाइड के पॉली माने होता है बहु, पॉलीमर, बहुलक आप सुनते होंगे। पॉलीमर बहुलक को, पॉली माने बहुत और न्यूक्लियोटाइड माने न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, बहु न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड मैं बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा, अभी पूछना नहीं है आपको। देखिए बहु न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। आप ऐसे समझें जैसे कार्बोहाइड्रेट कैसे बना है? बहुत सारे ग्लूकोज के अणुओं से। फैट कैसे बना है? फैटी एसिड से। प्रोटीन कैसे बना है? अमीनो एसिड से बना है। रबर कैसे बना है? आइसोप्रीन से बना हुआ है। तमाम, देखिए ये देखिए, जैसे मैं समझा दूं आपको, जैसे एक अणु है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या है? एक अणु है। ग्लूकोज के कई अणुओं को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग रोटी चावल वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये पॉलीमर है। अच्छा, इसी तरीके से आप अमीनो एसिड, ये एक अणु है, अमीनो एसिड एक अणु है। अमीनो अम्ल एक अणु है, और इसके कई अणु मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। कितने अणु मिलाए जाते हैं जब पढ़ाएंगे आगे तब क्लियर करेंगे, सारी बात अभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो कठिन लगने लगेगा। अच्छा, ऐसे फैटी एसिड, ऐसे फैटी एसिड, ऐसे फैटी एसिड, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे फैटी एसिड जब बहुत अधिक संख्या में मिला दिया जाता है तो फैट बन जाता है, बसा जिसे आप कहते हैं, इसी को बसा कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, बसा अगर ठोस होती है तो इसी को लिपिड कहा जाता है, और बसा अगर द्रव होती है तो इसी को तेल कहा जाता, आयल कहा जाता। अगर बसा द्रव होती है तो इसी को आयल कहा जाता है, और बसा ठोस होती है तो इसी को लिपिड कहा जाता है, लिपिड कहा जाता है। तो ये सब क्या है? ये देखिए बहुलक है, ये बहुलक है, अर्थात ये बहुल अणु है, बहुल अणु है, इसलिए पॉलीमर बहुलक कहा जाता है। ये मोनोमर है, ये एक अणु है, ये एक अणु है, ये बहुत अणु है। तो जैसे ये मोनोमर है, जैसे ये एक अणु है और इससे मिलकर के बहुत सारा अणु बना हुआ है, ऐसे डीएनए भी है। ऐसे देखिए न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड एक अणु है, इससे मिलकर के क्या बना है? डीएनए बना है। अच्छा, इसी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के क्या बना है? इसी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के आरएनए भी बना हुआ, अभी देखेंगे। जैसे आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन है, इसी से मिलकर के रबर बना हुआ है, इसी से रबर बना हुआ है। ऐसे बहुत सारा, जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं डीएनए पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैंने बताया कि डीएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। जरा देखेंगे आप, आसानी से समझ में आएगा आपको। तो डीएनए देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, न्यूक्लियोटाइड में दो चीजें होती, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट होता है, फास्फेट होता है इसमें। और न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती हैं, शुगर और बेस, शुगर और बेस। देखिए आपको टफ ना लगे इसलिए मैं हिंदी में भी लिखता चलता हूं, फास्फेट और ये न्यूक्लियोसाइड। ये केमिस्ट्री है, बहुत आसान है, एक बार खाली समझ जाएंगे बस। ये देखिए शुगर है, चीनी जिसे आप कहते हैं, लेकिन मैं शुगर लिखूंगा, शुगर। और ये देखिए क्षार है, बेस है। और बेस भी इसमें दो प्रकार के हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन। इसमें देखिए बेस दो तरीके के, प्यूरिन और पिरामिडीन।
अभी बिल्कुल फ्रेश बनाएंगे। प्यूरिन और पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, ये प्यूरिन है और ये पिरिमिडीन है। प्यूरिन पिरिमिडीन, इसको दोबारा मैं फ्रेश बनाता हूं। आप ऐसे ही बनाकर रखें, मैं थोड़ा सा दोबारा बनाता हूं ताकि एकदम क्लियर दिखे आपको। तो देखिए इसको ऐसे बनाया जा सकता है, इसको ऐसे बनाया जा सकता है। देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये डीएनए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अभी बना के दिखाएंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा। देखिए ये न्यूक्लियोटाइड दो तरीके से मिलकर बना है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, और न्यूक्लियोसाइड भी दो चीजों से मिलकर बना है, शुगर और बेस। यहां तक आपने लिख लिया था। और बेस भी दो तरीके का है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। और प्यूरिन भी दो तरीके का, एडनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन, थाइमीन और साइटोसिन, थाइमीन और साइटोसिन। अब इसको देखिए मैं हिंदी में भी थोड़ा लिख देता हूं। देखिए ये है एडेनिन, ये बेस है, क्षार का नाम है एडेनिन। ये देखिए ग्वानिन है, क्षार का नाम है ये देखिए थाइमिन है, और ये देखिए साइटोसिन है, ये है क्षार का नाम है। और ऊपर तक आपने लिख लिया था। देखिए इसको दिखाया जाता है ऐसे ए के रूप में, और इसको दिखाया जाता है जी के रूप में, इसको दिखाया जाता है टी के रूप में, और इसको दिखाया जाता है सी के रूप में। अब देखिए ध्यान से सुने, ए हमेशा डबल बॉन्ड टी से जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, और जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है। और बाहर बाहर देखिए शुगर और फास्फेट होता है, ये बाहर देखिए फास्फेट और शुगर, और अंदर देखिए ये पूरा बेस होता है, अंदर ये पूरा बेस। और बेस में क्या है, प्यूरिन और पिरामिडीन, और प्यूरिन में एडनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। तो यही देखिए ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब डीएनए के अंदर यही बेस होता है, और किनारे किनारे पर शुगर फास्फेट होते। ऐसे देखिए ध्यान से सुनेंगे, देखिए ये डीएनए, देखिए ये बाहर बाहर, ये बाहर बाहर शुगर और फास्फेट होते, बाहर बाहर शुगर और फास्फेट होते। देखिए बाहर क्या है, ये देखिए शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। 60 में मैं लिख रहा हूं शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। यूपीएससी में पूछा गया डीएनए के बाहर क्या होता है, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। एक साथ दोनों नहीं रहता। अब देखिए यहां शुगर है, फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर। अब देखिए यहां पे शुगर फास्फेट, शुगर, शुगर फास्फेट, शुगर। डीएनए के बाहर बाहर शुगर और फास्फेट होता है, डीएनए के बाहर बाहर शुगर और फास्फेट होता है। राजू कुमार एक बार रिफ्रेश कर दें, क्लास चलेगी, क्योंकि इधर से चल रही है, यहां से दिक्कत नहीं है। अब देखिए अंदर क्या होता है, अंदर ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, और देखिए
सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ATGC, या इसको उलट दीजिए। अब देखिए ये T डबल बॉन्ड A उलट दिया, और A डबल बॉन्ड T। अब देखिए G ट्रिपल बॉन्ड C, और इसको उलट दीजिए C ट्रिपल बॉन्ड G, और देखिए A डबल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T, और G ट्रिपल बॉन्ड C। ये देखिए DNA हो गया, ये DNA हो गया। और इसका एक अणु, ध्यान से सुनेंगे, इसका एक अणु न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। इसी एक को क्या कहा जाता है? यही इतने को एक न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। देखिए इतना जितना मैंने घेर दिया, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसी का नाम क्या है भैया? न्यूक्लियोटाइड। इसी का नाम है न्यूक्लियोटाइड। और ये बहुत अधिक संख्या में, इसलिए पॉली न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही बहुत दूर तक अरबों ऐसे अणु होता, अरबों बिलियन अणु होता। पहले बना ले, हाँ ये फिगर बना ले, पहले ये फिगर बना ले। अभी समझ में आ जाएगा, पहले इसको आप बना लें, कुछ कुछ चीजें मान लें, फिर अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कायदे से समझाऊंगा। तो पहले कुछ चीजें बनाते हुए चले, एकदम समझ में आएगा। अब देखिए यही DNA, ध्यान से सुनेंगे, यही जो है DNA है। तो आप देख रहे होंगे DNA के बाहर क्या है? सुगर और फास्फेट है। ये देखिए सुगर है, ये फास्फेट है, ये सुगर है, ये फास्फेट है, ये सुगर है, ये फास्फेट है, ये सुगर है, ये फास्फेट है, सुगर है, फास्फेट। DNA के बाहर बाहर सुगर फास्फेट, और अंदर क्या है? देखिए एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, अर्थात अंदर बेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड इसी का नाम है, यही एक अणु न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। इतने को न्यूक्लियोटाइड, जैसे किसी को आम कहा जाता है, अमरूद कहा जाता है, सेब कहा जाता है, केला कहा जाता है। तो आपने कहा कि आम क्या है? ऐसे देखिए, ऐसी संरचना आम कहलाती है, ऐसे देखिए सेब कहलाती है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। हाँ, एक न्यूक्लियोटाइड में बेस भी है और सुगर फास्फेट भी है। अब देखिए एक न्यूक्लियोटाइड अगर सीधे बनाया जाए, तो एक न्यूक्लियोटाइड देखिए ये हो गया, एक अणु को एक न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब देखिए बाहर बाहर क्या है? बाहर सुगर फास्फेट, 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 और अंदर देखिए ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ। अब देखिए ए डबल बॉन्ड टी, और उलट भी सकते हैं टी डबल बॉन्ड। ये देखिए एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, यही न्यूक्लियोटाइड है। अब ये नहीं पूछना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, यही न्यूक्लियोटाइड है। अब देखिए डीएनए के बाहर, यही आईएएस में क्वेश्चन आया कि डीएनए के बाहर क्या होता है? डीएनए के बाहर सुगर और फास्फेट होता है। डीएनए की बाहरी संरचना, डीएनए की बाहरी संरचना सुगर और फास्फेट से बनी हुई है, सुगर और फास्फेट से बनी हुई है। ये क्वेश्चन था आईएएस के एग्जाम में। और डीएनए की आंतरिक संरचना क्षार से बनी हुई है। देखिए डीएनए, ये लिख लें, डीएनए की आंतरिक संरचना, डीएनए की आंतरिक संरचना, डीएनए की आंतरिक संरचना एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन ये नाम है, थाइमिन क्षार का नाम है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन
साइटोसिन से मिलकर बनी है, साइटोसिन। अब देखिए एडेनिन को ए कहा जाता है, थाइमिन को टी, ग्वानिन को जी और साइटोसिन। आंतरिक संरचना एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन से बनी है। ये आंतरिक संरचना। बना ले, एक बार फिगर बना ले। जो फिगर में बनाया है ये देखिए लिख दिया, जो फिगर में बनाया वो लिख दिया है। आप देख करके लिख लें। मैं सारी चीज स्वयं लिखता हूं, आप खाली देख कर उतार लें। सबको समझ में आ रहा है यहां पे? तो ये बना लें। तो देखें, ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। बाहर सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट, और अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और ये देखिए पूरा ऐसे अरबों अणु होते। मैंने तो अरबों नहीं बनाया, आधा इधर बना दिया, बीच में एक बना दिया, आधा इधर बना दिया, मतलब 2 अणु बना दिया। ऐसे डीएनए में अरबों अणु होते, ऐसे डीएनए में अरबों अणु होते, अरबों अणु होते हैं। उतना बनाना यहां पे संभव नहीं है। अरबों अणु होते, ऐसे डीएनए में अरबों अणु होते हैं और पूरा व्यवस्थित होते हैं। लेकिन हमने उतना नहीं बनाया, बहुत कम बनाया है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, पहले छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया जाए, अभी और क्लियर होगा। देखिए डीएनए का काम क्या है, डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। डीएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, मतलब प्रोटीन बनाना। प्रोटीन संश्लेषण माने होता है प्रोटीन, संश्लेषण को कहा जाता है बनाना। अपने ढंग से कोई चीज बनाई जाती है, संश्लेषण, प्रोटीन बनाना। डीएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना। संश्लेषण का मतलब अपने ढंग से, विश्लेषण का मतलब दूसरे, ये 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो डीएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना। अब देखिए कैसे बनाना, जैसी जरूरत है, कैसे बनाना जैसी जरूरत। पहले ये 2 शब्द को समझ लें आप। कैसे बनाना, जैसी जरूरत है वैसा बनाना। अब देखिए एक शब्द है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण, और एक शब्द होता है एनालिसिस। एनालिसिस माने होता है विश्लेषण, विश्लेषण। देखिए संश्लेषण मतलब होता है कोई चीज अपने ढंग से करना, अपने ढंग से करना, कोई भी चीज अपने ढंग से करना, अपनी जरूरत के अनुसार करना, ये संश्लेषण। और दूसरे के ढंग से करना विश्लेषण कहलाता है।
दूसरे के ढंग से करना, इसको विश्लेषण कहा जाता है। कहा जाता है विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब बहुत सारे लोगों का व्यू दीजिए, तर्क दीजिए, तब बात करिए। तो यहां पर प्रोटीन संश्लेषण करना अर्थात प्रोटीन बनाना। आप देखिए, ध्यान सुनेंगे, ये बनाता तो नहीं है, ये बनवाता है। प्रोटीन बनाने के लिए ये निर्देश देता है। देखिए, ये प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देता है। प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देता, कैसे देता है ये सब तो एक आध क्लास और पढ़ेंगे, एक दो क्लास, तब समझ में आएगा। प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देता है, इसमें पूरा केमिस्ट्री छिपा हुआ है। प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देता है। बात समझ रहे हैं? प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देता है। अब देखिए, ध्यान से सुने, जैसे अभी थोड़े देर में आपके शरीर में भूख लग, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, तो डीएनए को तुरंत पता चल जाता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई है। तुरंत आरएनए को निर्देश देता है कि जाओ हार्मोन सिक्रिएट करवाओ ताकि व्यक्ति कुछ खा ले। लेकिन आप जानते हैं ये सारी बातचीत जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे नहीं डीएनए करता। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन क्रिएट करता है। जैसा प्रोटीन होता है वैसा निर्देश चला जाता है। अब मान ले, अब ध्यान से सुनेंगे, शरीर में सारा निर्देश, देखिए शरीर में प्रोटीन बनता है और प्रोटीन बनने से ही जानते हैं हार्मोन और एंजाइम सिक्रिएट होने लगते हैं। हार्मोन और एंजाइम सिक्रिएट होने लगते हैं और इसी से शरीर की सारी क्रियाएं होने लगती हैं। हार्मोन और एंजाइम, प्रोटीन बनने से ही हार्मोन और एंजाइम सिक्रिएट होने लगते हैं। ये इनका सिक्रिएशन, इनका श्रवण होने लगता है, इनका श्रवण होने लगता है। और जैसा हार्मोन सिक्रिएट होता है वैसा वैसा करने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं। जैसे भूख का हार्मोन सिक्रिएट होगा तो आप को भूख लग जाएगी और आप खाने के लिए जानते हैं, घूमने लगेंगे, क्या मिल जाए, क्या खा लें। और जैसे पानी, प्यास के लिए हार्मोन सिक्रिएट होगा, आप प्यासे, पानी की जरूरत पड़ जाएगी। इसी तरीके से नींद का हार्मोन सिक्रिएट हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगी, आप किताब के ऊपर ही सो जाएंगे। इसी तरीके से हार्मोन जैसे जैसे सिक्रिएट होता है वैसे वैसे व्यक्ति व्यवहार करने के लिए बाध्य होने लगता है। जैसे आप अपने मां के पास जाते हैं वैसा भाव विकसित होता है, क्योंकि वैसे हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। जब आप अपनी बहन के पास जाते हैं वैसा हार्मोन सिक्रिएट होता, वैसे भाव आने लगते हैं। बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, बेटी के पास जाते हैं वैसा भाव आता है। पत्नी के पास जाते हैं वैसा भाव आता है, वैसा हार्मोन सिक्रिएट होता है। मित्रों के पास जाते हैं, क्लोज मित्रों के पास जाते हैं तो हार्मोन सिक्रिएट होता है, क्योंकि उस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन के फॉर्मेशन से हार्मोन सिक्रिएट हो रहा है। अब जैसा हार्मोन, अगर भूख का हार्मोन सिक्रिएट हो गया तो भूख लग जाएगी, प्यास का हार्मोन सिक्रिएट हुआ तो प्यास लग जाएगी, नींद का हार्मोन सिक्रिएट हुआ तो नींद लग जाएगी, या कोई इंद्रिय जनित व्यवहार के लिए तो वैसा करने। लेकिन अब इस पर या तो नियंत्रण करें, अब इस पर नियंत्रण करने के लिए बहुत, बात समझ रहे हैं, तो वैसा नियंत्रण करने के लिए फिर और प्रयास, उसके लिए बहुत सारी चीज पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, ये डीएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण करता, अभी मैं इसी पे बात करूं। अब देखिए जरा ध्यान से सुनेंगे, ये डीएनए किसको निर्देश देता है? डीएनए आरएनए को निर्देश देता है, कहता है जाओ प्रोटीन बनवाओ, और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बना देता है। आरएनए प्रोटीन बना देता है। अब पहले आरएनए को पढ़ा जाए तब बात समझ में आएगी। अब देखिए, आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए और तीसरा राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक का नाम है मैसेंजर आरएनए, एक का नाम है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए संदेश वाहक आरएनए, ये संदेश वाहक होता है, ये 6 से 7% होता है। और ये ट्रांसफर आरएनए, अभी समझ पाएंगे क्या है ये ट्रांसफर आरएनए, ये 10 से 12% होता है। और ये राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम पर होता है। ये राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए ये 80 से 82% होता है। और यही वास्तव में प्रोटीन बनाता है।
ये rRNA, ये tRNA और mRNA। पहले इसको लिख ले, मैं फिर RNA पहले समझा दूं। अब पहले आरएनए समझ लिया जाए, क्योंकि डीएनए स्वयं से कोई काम नहीं करता, आरएनए से करवाता है, सारा काम आरएनए से करवाता है। अब देखिए, पहले आरएनए समझ लिया जाए, तब काम आसानी से समझ में आएगा। देखिए, आरएनए इसको कहा जाता है राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जरा ध्यान से सुनेंगे, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड है, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड अणुओं से मिलकर बना है। आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन डीएनए से थोड़ा सा अलग है। ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन डीएनए से अलग है। कैसे अलग है, जरा ध्यान से सुनेंगे। छोटी नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के हंसने के लिए। अब देखिए, आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। कैसे है आरएनए, जरा समझेंगे। देखिए, आरएनए, आरएनए भी पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और इसमें भी वही न्यूक्लियोसाइड, इसमें भी न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट है। अच्छा, इसमें भी जानते हैं शुगर और बेस है। शुगर थोड़ा अलग है, अभी उस पर हमने बात नहीं किया। इसमें भी शुगर और बेस, और बेस में भी प्यूरिन और पिरामिडीन है। प्यूरिन एकदम डीएनए जैसा, पिरामिडीन है। और यहां पर प्यूरिन में एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल है। देखिए, इसमें एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन के जगह यहां पे यूरेसिल और साइटोसिन। अब देखिए, एक चीज यहां पर बदली है। नेट की समस्या आ रही होगी, तभी यहां से नहीं रुकता है वीडियो। अब देखिए, यहां पर एक चीज आपको दिख रही होगी बदली हुई, यूरेसिल। ये थाइमिन की जगह पर यहां पर यूरेसिल है, और बाकी वही सेम है। देखिए, इसको इसको जो है ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, डीएनए में क्या था, अगर डीएनए के अंदर आप देखेंगे तो डीएनए के अंदर ये था। देखिए, डीएनए के अंदर था भैया एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन आरएनए में देखिए क्या है, आरएनए के अंदर है एडेनिन, और यहां थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया, और ग्वानिन, साइटोसिन। अर्थात ये देखिए चेंज हुआ है, ये चेंज है। थाइमिन की जगह यहां देखिए यूरेसिल दिख रहा है। अब इसको पहले मैं पूरी बात समझा दूं तब लिखूंगा। अब देखिए, यहां पर ए डबल बॉन्ड यू होता है, टी की जगह यू, और जी ट्रिपल बॉन्ड वैसे ही होता है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। ऐसे होता है आरएनए के अंदर वाली संरचना।
अब जरा ध्यान दें, देखिए ये आरएनए के बारे में पता चल गया। अब इसके भी बाहर वही शुगर और फास्फेट होता है और अंदर ये होता है, लेकिन ये डबल स्ट्रैंड नहीं होता। आरएनए ऐसे होता है, एक तरफ से होता है। अब आरएनए में देखिए ऐसे होता है, ध्यान से सुनेंगे। आरएनए की संरचना में बाहर यही होता है, शुगर फास्फेट, 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 ऐसे। और आंतरिक संरचना देखिए ऐसे होती है, जैसे देखिए ए डबल बॉन्ड यू, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड जी, और ए डबल बॉन्ड यू, ए यू, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड यू, यू डबल बॉन्ड ए, सी डबल बॉन्ड जी। इस तरीके की संरचना होती, ये सिंगल स्ट्रैंड है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए ये आरएनए है, अभी समझाते हैं सारी चीज, आप चिंता ना करें। देखिए ये आरएनए है, इसमें देखिए सिंगल स्ट्रैंड है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है। ध्यान से सुनेंगे, ये एकल स्तरीय है, ये एकल स्तरीय है, एकल स्तरीय संरचना है। इसमें देखिए दोनों स्तर ऐसे नहीं है, इसमें दोनों स्तर नहीं है, ऐसे दोनों तरफ से नहीं है, एक तरफ से, एक तरफ से। देखिए एक तरफ से ही है, एक तरफ खुली हुई है, ये सिंगल स्ट्रैंड है। अब देखिए डीएनए में डबल स्ट्रैंड था, डीएनए में देखिए डबल स्ट्रैंड है, इधर से भी और इधर से, इसको कहा जाता है डबल स्ट्रैंड। ये डबल स्ट्रैंड है, द्विस्तरीय है, द्विस्तरीय संरचना है इसकी, इसकी द्विस्तरीय संरचना है। देखिए लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो इसकी एकल स्तरीय संरचना है, इसकी एकल स्तरीय संरचना है। अच्छा अब देखिए आरएनए की खोज भी, आरएनए की खोज किसने किया? आरएनए की खोज 1868 में, इसमें जानते आरएनए की खोज भी फ्रेडरिक मिसेर ने ही किया है, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक मिसेर। और इसका कार्य है प्रोटीन बनाना। देखिए डीएनए का काम है प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश तैयार करना। वहां तो मैंने लिख दिया था बनाना, ताकि सीधे सीधे आपके दिमाग में आए, निर्देश देना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देना। और इसका काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना या प्रोटीन संश्लेषण। देखिए ये निर्देश देता है और ये बनाता है। सारी बात समझ जाएंगे, बस अभी पूछने की जरूरत नहीं, थोड़ा और पढ़ लें। अब देखिए, अब जरा ध्यान से सुने।
अब देखिए डीएनए निर्देश देता है, डीएनए निर्देश देता है आरएनए को कि प्रोटीन बनाओ। शरीर में जैसे जैसे जरूरत होती है ये निर्देश देता है प्रोटीन बनाने का। ये प्रोटीन बनाने का देखिए निर्देश देता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है। ध्यान से सुनेंगे। अब आरएनए में 3 प्रकार का आरएनए है। पहला आरएनए है मैसेंजर आरएनए और दूसरा आरएनए है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा आरएनए है राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम पर पाया जाता है। अब 3 प्रकार का आरएनए। अब ध्यान से सुने, जब ये कोई भी निर्देश देता है तो सबसे पहले निर्देश को डिकोड करता है ये, जिसको संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। संदेशवाहक आरएनए ये निर्देश पढ़ता है। इसीलिए पूछा जाता है कि डीएनए के द्वारा दिए गए निर्देशों को कौन डिकोड करता है, कौन उसे समझता है? मैसेंजर आरएनए। इसीलिए अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिख दे रहा हूं। देखिए ये तो आप उतार लें, अब इसका दूसरा लाइन मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए डीएनए कोई भी निर्देश देता, ध्यान से सुनेंगे, डीएनए कोई भी निर्देश देता है तो सबसे पहले उसे मैसेंजर आरएनए पकड़ता है। मैसेंजर आरएनए उसे ट्रांसफर आरएनए के पास भेज देता है। उसे ट्रांसफर आरएनए, ये संदेशवाहक के बाद ट्रांसफर, देखिए ये होता है संदेशवाहक, संदेशवाहक, और ये होता है हस्तांतरण करने वाला, हस्तांतरण करने वाला, और ये भेज देता है राइबोसोमल जो सबसे अधिक संख्या में होता है। इसका नाम है देखिए राइबोसोमल, बड़ा खूबसूरत नाम है, राइबोसोमल। राइबोसोमल जैसे जो गुजरात से आता है उसे गुजराती कहा जाता है, जो महाराष्ट्र से आता है उसे मराठी कहा जाता है, जो राजस्थान से आता है उसे राजस्थानी, और जो बिहार से आता है उसे बिहारी कहा जाता है। ऐसे ये राइबोसोम पे पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? राइबोसोमल। ये कहां पाया जाता है? ये राइबोसोम पर पाया जाता है, ये राइबोसोम पर पाया जाता है। और राइबोसोम पर क्या होता है? राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। आपने सुना होगा इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। और ये देखिए राइबोसोम पर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया राइबोसोमल आरएनए। और यहीं पे प्रोटीन बन जाता है और फिर शरीर में सारी गतिविधियां होने लगती हैं। ये बहुत कम समय में होता है, अभी तो पूरी प्रक्रिया आपको समझना है, पूरा प्रोसेस समझना है। तो देखिए डीएनए जब भी निर्देश देता है तो मैं यहां लिख देता हूं, डीएनए के द्वारा, आप नोट कर लेंगे, डीएनए के द्वारा दिए गए निर्देश को, दिए गए निर्देश को एमआरएनए प्राप्त करता है, एमआरएनए प्राप्त करता है और उसे टीआरएनए के पास भेज देता है, और उसे टीआरएनए के पास भेज देता है, भेज देता है। अब ध्यान से सुनेंगे, जैसे मान लीजिए आपके घर 4 रिश्तेदार आने वाले हैं। आपके पिताजी ने सुना कि आज 4 रिश्तेदार आ रहे हैं, फूफा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, मौसा जी आ रहे हैं। उन्होंने फोन किया आपको कि आज 4 रिश्तेदार आ रहे हैं, सब्जी जरा ले आना, बाजार से कोई चीज घटा बढ़ा होगा उसको ले आना, फल वगैरह लाना, जरा सत्कार करना है। तो इसके पास निर्देश आता है, जैसे पिताजी के पास निर्देश आया, और ये तुरंत भेज देता है ट्रांसफर आरएनए के पास, जाओ जरा अमीनो एसिड जुटा कर लाओ। तो ये जैसे पिताजी के पास खबर आई कि कुछ लोग आने वाले घर में, रिश्तेदार, फूफा जी, मामा जी, मौसा जी, उन्होंने फोन किया आपको कि रिश्तेदार आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, 5 लोगों के बराबर सब्जी, मिठाइयां, फल, बहुत सारे सामान ले आना। अब जब आप सामान ले आए, ट्रांसफर आरएनए ये राइबोसोमल आरएनए को दे देता कि फला फला चीज बनाइए, आज 2 सब्जी बनेगी, आज ये बनेगा, आज ऐसा होगा।
तो ये राइबोसोमल आरएनए के पास लाते हैं और ये प्रोटीन बना देता है, ये प्रोटीन बना देता है। 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको? वेंकट रमण राधाकृष्णन को। 2009 का नोबेल पुरस्कार क्या है? 2009 का नोबेल प्राइज मेडिसिन का ये किसको दिया गया? ये नोबेल पुरस्कार दिया गया वेंकट रमण राधाकृष्णन, डॉक्टर वेंकट रमण राधाकृष्णन को। और ये क्यों दिया गया? इन्होंने बताया कि आरएनए प्रोटीन बनाता है, एकदम पक्का कर दिया, आरएनए प्रोटीन बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, यही प्रोटीन बनाता है। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। आरएनए प्रोटीन बनाता है, और जब प्रोटीन बन जाएगा तभी शरीर में क्रियाएं होंगी। प्रोटीन बन जाने के बाद ही सारी क्रियाएं होंगी। और आप देखिए आरएनए की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, आरएनए का परसेंटेज भी बहुत ज्यादा होता है। ये आप देखें, देखिए ये देखेंगे आप, ये 80 से 82% यही होता है आरएनए। देखिए ये राइबोसोमल आरएनए, ये तो जो संदेश पकड़ता है वो कम भूमिका होती है। जो यहां सब्जी भाजी ला रहा है देखिए उसकी भूमिका ज्यादा, और जो बना रहा है पूरे टाइम ये ज्यादा होता है, ये बना रहा है ज्यादा। और ये जो सब्जी भाजी लाया था ट्रांसफर आरएनए, और जिसने बताया था फोन करके, बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पर ये देखिए आरएनए और डीएनए। अभी कुछ चीजें समझाना है, पहले फोटो देख लीजिए यहां से देखिए, फोटो देखिए, ये डीएनए देखिए, दोनों पेयर, इधर भी डीएनए में देखिए ऐसे भी है, ऐसे डबल हेलिकल है, ये देखिए डबल हेलिकल है डीएनए में। और आरएनए में देखिए एक तरफ से है, आरएनए में खाली एक तरफ से है। अच्छा अब देखिए अगर आप इसमें, तो यहां पर देखिए एडेनिन है, ये एडेनिन है, ये देखिए थाइमिन है, ये ग्वानिन है, देखिए ये साइटोसिन है ये। लेकिन यहां देखिए थाइमिन की जगह क्या है? यहां यूरेसिल है, ये देखिए यूरेसिल है, ये यूरेसिल है। पहले एक बार ये देख ले, फिर दोबारा समझा देंगे। दोबारा क्या, कई बार समझाएंगे, दोबारा नहीं कई बार, तभी ये बात समझ में आएगी। अभी एक बार समझा रहे हैं। और यहां पर देखिए ए डबल बॉन्ड यू है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ये आरएनए। और यहां पर देखिए ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए ये थाइमिन है, और ये देखिए एडेनिन है, ये ग्वानिन है। ये फिगर पे मत जाइएगा, फिगर मैं बाद में बनाऊंगा। ये देखिए साइटोसिन है, ये एडेनिन ही है, ये एडेनिन है। ये देखिए ग्वानिन है, ये ग्वानिन है, और ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन है। एक बार बना ले फटाफट। देखिए बांड से घबराए नहीं, देखिए बांड तीन प्रकार का होता है।
देखिए बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब दो तरीके का, ऐसे देखिए जैसे ए डबल बॉन्ड टी, इससे मत घबराएं। ये कोई भी बॉन्ड जानते हैं जैविक पदार्थ में, कार्बनिक पदार्थ में, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड ऐसे बनता ही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजन बंधन होता है। देखिए सह संयोजन बंधन होता है। आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए एथिलीन है, जैसे देखिए ये एथिलीन है। एथिलीन कैसे है? आप देखिए इस पर एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पर। अब ऐसे आप देखिए कार्बन में क्या होता है, कार्बन में 6 होता है। 6 कैसे होता है? बाहरी टोटल जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 2 और 4 होता है। तो बाहरी कक्षा में देखिए 4 हो गया, तो 4 कैसे होगा? आप ध्यान से सुनेंगे। 4 ऐसे होगा कि एक इस पे हाइड्रोजन यहां लद गया तो 2 इसके पास इन्वॉल्व हो गया, एक हाइड्रोजन यहां लद गया, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास हो गया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए जो ये कार्बन से साझा कर लेता है यहां पर, और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, तो देखिए 2 2 और ये इसका देखिए साझा हो गया, तो ये 2 2 4 और देखिए ये 4, ये 4 हो गया। बात समझ रहे? और इसका देखिए ये 8 हो गया, ये चूंकि ये मिला करके, तो इसी को ये 2 हो गया तो ऐसे साझा कर देते हैं। इसी तरीके से यह भी बॉन्ड है, इसी तरीके से यह भी है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि जैसे नाइट्रोजन में होता है। देखिए फिगर हमने बना दिया है, ये फिगर ही तो हमने बनाया है। ये फिगर है, देखिए ये फिगर है, फिगर हमने ऑलरेडी पहले ही बना दिया है। ये देखिए फिगर आरएनए का फिगर ये है। ऋषि कमल फिगर देखिए मैंने पहले बनवा रखा है। सारे फिगर हमने पहले बनवा दिए हैं। ये देखिए ये फिगर है, फिगर हमने पहले बनवा दिए हैं। बाकी कंप्यूटर फिगर भी दिखा दिया आपको, कंप्यूटर से बनाया गया फिगर भी मैंने आपको दिखा दिया, जो मॉडल है। और अपने हाथ से भी देखिए सारे फिगर पहले ही बनवा दिए, पहले मैं हाथ से ही सारी चीज बनवाता हूं। अब देखिए जरा ध्यान से सुनेंगे, देखिए डीएनए आरएनए, अभी थोड़ा थोड़ा समझ लें, अभी पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। देखिए डीएनए ध्यान से सुनेंगे, ये देखिए डी ऑक्सी, ये है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये सुगर है, डी ऑक्सी राइबोज सुगर है। और ये देखिए राइबोज सुगर है, ये राइबोज सुगर है, ये सुगर है। ध्यान से सुनेंगे, ये सुगर है। और यहां पर आप देखते हैं ये जो सुगर है, अगर आप इसको बनाएंगे, देखिए ये C5H10O5 है, इसी को राइबोज शुगर कहा जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तरीके से बनाएं तो ये CHO C2OH, बात समझ रहे हैं? और ये देखिए इधर OH H OH H, लेकिन ये सब लोग नहीं जानते, इसलिए इसको इतना कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार बना दे रहे हैं, बाकी इसकी अब जरूरत नहीं। जब ऑफिसर बनने जा रहे हैं, बड़े पद पर जा रहे हैं, तो इस सब की जरूरत नहीं है। ये देखिए ऐसे बनाया जाता है CHO, इसमें देखिए दोनों तरफ एक H हो गया, ये OH हो गया, H हो गया, OH हो गया, H हो गया, और C2OH, ये हो गया डी ऑक्सी। एक ऑक्सीजन की कमी है, देखिए ये 4 ऑक्सीजन और यहां देखिए 5 ऑक्सीजन। सब लोग समझ पा रहे हैं? तो इसमें देखिए जो शुगर है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ये है, देखिए ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें ये कार्बोहाइड्रेट है।
कार्बोहाइड्रेट है ये। हाँ, ज्योग्राफी की क्लास में विचार करेंगे, पहले थोड़ा इसको चलने दीजिए। देखिए, ये ध्यान से सुनेंगे, ये डीएनए और ये आरएनए। अब देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें। देखिए ये डबल स्ट्रैंड है, दो तरफ से ये डबल स्ट्रैंड है, द्विस्तरीय है, दोनों तरफ से आपने देखा ढका हुआ है, ये दो स्तरीय है। और ये सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है, एकल स्तरीय है, एकल स्तरीय है। अच्छा, इसमें आपने देखा, इसमें ए टी जी सी क्षार है, ये बेस है इसमें। और इसमें आप देखेंगे तो एडेनिन के बाद थाइमिन की जगह यूरेसिल है, और ग्वानिन साइटोसिन बेस है। इसमें बेस का भी डिफरेंस है, बेस में देखिए यहां पर थाइमिन है और यहां यूरेसिल है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी अलग है, इसमें देखिए डी ऑक्सी राइबोज शुगर है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर है, जो आपने देखा C2 C5 H10O5। और इसमें देखिए राइबोज शुगर है, इसमें देखिए राइबोज शुगर है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, एक इसमें राइबोज शुगर है, इसमें 4 है। इसमें ये देखिए शुगर है। तो कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा जानते हैं ये आरएनए एक तरीके से नौकर है डीएनए का, निर्देश ये देता है, राजा की तरीके से भूमिका जानते हैं डीएनए की है, डीएनए निर्देश देता है, आरएनए निर्देश को के अनुसार काम करता है। अब जरा ध्यान दें, देखिए डीएनए आरएनए को निर्देश देता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो देखिए ये प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, ये लास्ट पॉइंट है। ये देखिए प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, ये प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है और ये प्रोटीन बनाता है, ये डीएनए के निर्देश के अनुसार प्रोटीन बनाता है, डीएनए के निर्देश के अनुसार प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और ये देखिए प्रोटीन आ गया, ये डीएनए के निर्देश के अनुसार प्रोटीन बनाता है। आज यहां तक आप लिख लें, इससे आगे हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। कल का मतलब कल छुट्टी रहेगी, परसों आगे बढ़ेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, और आरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन बनाता ही है। और आरएनए में भी कौन प्रोटीन बनाता, आरएनए। तो आज हम लोग यहां तक करेंगे, लेकिन कल जानते हैं होली का दिन है, आज तो धुलंदी है, कल 18 मार्च है और होली है, होली है। तो सबको हैप्पी होली, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को होली मुबारक हो। कल जानते हैं होली की छुट्टी रहेगी, ध्यान से सुने, कल होली की छुट्टी रहेगी, सिर्फ एक दिन की छुट्टी रहेगी। फिर ये 19 मार्च को आपका क्लास होगा, 19 मार्च से
क्लास होगी आपकी। 19 मार्च से आपकी क्लास रहेगी और सेम टाइम पर यही 8 PM पर आपकी क्लास होगी। सिर्फ कल आपकी छुट्टी रहेगी, अर्थात एक दिन आपकी छुट्टी है। परसों से जानते हैं, हाँ, कल कोई क्लास नहीं, कल सुबह से शाम तक कोई क्लास नहीं है। कल छुट्टी है, 18 मार्च है, कल छुट्टी है, कल कोई भी क्लास नहीं। लेकिन ध्यान सुने, जो आपके परिचित लोग हैं उन लोगों को भी बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोग जनरल साइंस से जुड़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानते हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन को फैलाया जा सके। और साथ ही साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल, हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच शुरू किया है बहुत कम फीस पर। देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच शुरू किया गया है। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, इसमें बहुत कम मजदूरी पर जानते हैं ये क्लास शुरू किया गया है। केवल मात्र 7,000 रुपए में ये वैकल्पिक विषय के लिए क्लास शुरू किया गया है। और इसमें आप बीपीएससी, यूपीपीसीएस की पूरी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और यूपीएससी तक की यात्रा कर सकते हैं। तो इस नाते जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं या जो ऑप्शनल में क्रांति करना चाहते हैं, तो इस समय सभी कोर्सेज में ऑफर चल रहा है, होली का ऑफर है। तो आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो या आपके जो परिचित हो, उनको जरूर इसके बारे में बताएं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार। कल आप सभी लोगों के को होली बहुत बहुत, होली शुभ हो। परसों पुनः आपसे मुलाकात होगी।